Good morning, dear student. How are you? I hope you are very well. And welcome back in Vijaya Phonics classes. आज का जो लेक्चर होगा बच्चों वो होगा डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, यूनिट एंड मेजरमेंट का ये टॉपिक है और पार्ट 4 चलेगा आज। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। आप लिंक पर क्लिक करिए और वीडियो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और हाँ, एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे उनको एक सपोर्ट मिल पाए इस लॉकडाउन में, है या नहीं? ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बच्चों चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वो है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। व्हाट इज द डायमेंशनल एनालिसिस? ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, पार्ट 3 में बताया हुआ है। तो पार्ट 3 आप जरूर देखो उसको, उसके बाद तब आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने आ जाएगा, ठीक है। और चलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अपने कॉपी पेन को जल्दी से निकाल लो और स्टार्ट कर दो लिखना। बेटा जो भी हम आपको बताएं वो लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, तो हेडिंग लगाओ जल्दी से, डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है ना। चलो सुनो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बेटा ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को आप अगर ऐड करना चाहते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। बात समझ आ रही है? सुनो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसका कहना ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ, जल्दी से लिख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज the magnitude of physical quantities added or subtracted from one to another when only if they have same dimensions। बात समझ आ रही है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना क्या है, ये कह रहा है बेटा कि अगर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, फिजिकल क्वांटिटी का कोई मैग्नीट्यूड है, अगर आप उसे ऐड करना चाहते हो या फिर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो तभी हो पाएगा जब उनके पास क्या होगा, एक सेम डायमेंशन होगा। क्या होगा? सेम डायमेंशन होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप इसे जल्दी से रिटर्न करो, जल्दी से। अब देखो, दूसरा फॉर्म ये है बेटा कि किसी भी, जैसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हर एक टर्म, उसके हर एक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेपरेटली आप बोल सकते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे देखो बताते हैं, प्रिंसिपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इनका कहना ये है कि बेटा अगर ये कोई इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन x है ना, कंसीडर कर लो, बस आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, कंसीडर करो ये कोई इक्वेशन x हम बनाने जा रहे हैं। ये है बेटा a प्लस माइनस अंडर रूट बी सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी ई एफ, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना ये है कि इन इक्वेशन के जितने भी टर्म हैं, इनका जो डायमेंशन होगा
वो अलग अलग बराबर होंगे। जैसे x का डायमेंशन a के डायमेंशन के बराबर होगा, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, फिर आप इसे ये लिख सकते हो बेटा कि डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bc स्क्वायर, है ना। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो और डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट DEF। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस तरह के डायमेंशन लिखे होते हैं तो हम बोलते हैं कि आप इस तरह के, अगर ये इक्वेशन लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इनका कहना ये है कि इनकी जो अलग अलग टर्म हैं ये सारे, इनका जो डायमेंशन होगा वो इस टर्म के इनके डायमेंशन के बराबर होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे ये डायमेंशन x का डायमेंशन a के बराबर होगा, डायमेंशन x का डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bc स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ DEF। कोई बुराई वाली बात नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, अगर ये समझ में आ रहा है तो अभी हम इसका यूज करेंगे। देखो हम ये सबसे पहले आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा अक्सर इसका यूज हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में करेंगे। डायमेंशन जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसका अक्सर यूज किया जाता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये टॉपिक नोट कर लिया आपने। अभी हम आपको सबका एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। पहले आप ये नोट करते रहो, ये समझ में आपको आता रहे, है ना। फिर क्या होता है बेटा, जल्दी से आप एक हेडिंग लगाओ की पॉइंट करके, हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, ध्यान से समझो, फिजिकल क्वांटिटीज का बेटा अगर उसका डायमेंशनली अगर वो करेक्ट है, कोई इक्वेशन समझो, है ना, डायमेंशनली तरीके से अगर वो करेक्ट है, इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली तरीके से भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे समझो, जैसे मैंने क्या बोला, देखो की पॉइंट डाल के लिख लो, इसको याद करने के लिए आपको याद होना चाहिए ये, है ना। मैंने ये बोला बेटा कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, तो अगर वो डायमेंशन से अगर देखा, डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर वो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली तरीके से भी क्या होगा, वो इक्वल होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे देखो, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया, समझो ये बेटा इक्वेशन है, f विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई, समझो ध्यान से, है ना, r स्क्वायर, समझो ध्यान से, है ना, f इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया, है ना। अब मैंने कहा कि आप इसे चेक करो क्या ये डायमेंशनली तरीके से सही है, तो कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बोलेंगे, देखो f क्या है, ये या लिख देते हैं वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, M मास, V वेलोसिटी, R डिस्टेंस, R रेडियस, कुछ भी बोल दो, रेडियस, है ना, ये रेडियस है। अब मैंने कहा कि आप ये डायमेंशनली तरीके से चेक करो क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। चलो देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। अच्छा, आपने डायमेंशन नहीं पढ़ा है अभी? अगर डायमेंशन नहीं पढ़ा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक पड़ा हुआ है वीडियो का, आप लिंक ओपन करो और वहां पे डायमेंशन बताया गया है। ठीक है, पार्ट 3 है बेटा डायमेंशन को। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो सकता है बेटा? फार्मूला आपको पता है ना, फार्मूला क्या होता है, m इंटू ए, फार्मूला m इंटू ए, तो ये हो जाएगा मास m l t माइनस 2, m l t माइनस 2। ये क्या है बेटा, ये है डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर नहीं याद है, अगर नहीं याद है तो आप छोटे छोटे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन याद रखो जो स्मॉल होते हैं, जैसे एरिया का डायमेंशन याद रखो, वॉल्यूम का डायमेंशन याद रखो, वेलोसिटी का डायमेंशन याद रखो, है ना, डेंसिटीज का डायमेंशन याद रखो, एक्सीलरेशन का डायमेंशन याद रखो, है ना, और लेंथ का डायमेंशन याद रखो, रेडियस का डायमेंशन याद रखो। तो अगर ये सब डायमेंशन आपको याद है तो बेटा ये आराम से फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। जैसे देखो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है f का फार्मूला, तो मास का m होगा, एक्सीलरेशन का lt इनवर्स lt पावर माइनस 2 होता है, तो lt पावर माइनस 2 तो m lt पावर माइनस 2 हो गया, है ना। तो इसे लिखते हैं m lt माइनस 2, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा
LHS साइड का है ना, यहां लिख देते हैं ये LHS साइड का डायमेंशन रहा। अब हम फार्मूला इसका निकालते हैं RHS साइड का। किसका? RHS साइड का डायमेंशन निकालते हैं। क्या दिया हुआ है? डायमेंशन ऑफ mv स्क्वायर बाई r स्क्वायर, है ना। m की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, m का डायमेंशन क्या होगा? m क्या है? ये मास है, तो ये हो जाएगा m कैपिटल M। v क्या है? वेलोसिटी। आपको अच्छी तरीके से पता है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। देखो डिस्टेंस बाई, फार्मूला क्या होता है? पहले फार्मूला याद रख लो। फार्मूला होता है बेटा डिस्टेंस बाई टाइम, तो या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ? l, और t टाइम का हो जाएगा तो lt इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, तो ये हो जाएगा lt इनवर्स का स्क्वायर बाई r है, r मतलब रेडियस, तो रेडियस को लेंथ में मेजर करते हैं, उसका हो जाएगा ये l स्क्वायर, है ना। तो देखो इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखो कैसे आएगा। m l स्क्वायर t माइनस 2, और ये l स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा l माइनस 2। जरा देखो क्या हो जाएगी, m l 0, क्योंकि देखो 2 में से 2 माइनस होगा 0 होगा, और ये हो जाएगा t माइनस 2, ये 1 हो जाएगा। ये हुआ RHS का डायमेंशन। जरा चेक करो क्या ये डायमेंशन LHS का डायमेंशन MLT माइनस 2, RHS का डायमेंशन है MLT माइनस 2। क्या देखो दोनों सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आप यहां लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ LHS डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि m, लिखो जल्दी से, डायमेंशन ऑफ LHS डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, मतलब कि MLT माइनस 2, है ना, डज नॉट इक्वल टू ML0T माइनस 2 1। अगर ये डायमेंशनली तरीके से अगर ये इनकरेक्ट है, अगर डायमेंशनली तरीके से ये इनकरेक्ट है, तो ये फिजिकली तरीके से भी इनकरेक्ट होगा, है ना। होगा नहीं बेटा, ये इनकरेक्ट होगा, और ये कभी नहीं, ये बोल सकते हो कि फिजिकली तरीके से ये कभी भी सत्य नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। एक चीज दिमाग में रख लो कि इफ एनी फिजिकल इक्वेशन इज आर इनकरेक्ट बाय द डायमेंशनली या बाय द डायमेंशनली, देन नेवर बी करेक्ट फिजिकली रिलेशन। उसका कभी भी फिजिकली रिलेशन करेक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। एक दोबारा सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा कहना यह है बेटा कि अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन, कोई भी इक्वेशन बेटा, अगर वो डायमेंशनली तरीके से इनकरेक्ट है, जैसे ये आपने सॉल्व किया, ये देखो ये इनकरेक्ट आ गया, या फिर इक्वल नहीं हुआ। अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये डायमेंशनली तरीके से क्या है? इनकरेक्ट है। अगर डायमेंशनली तरीके से इनकरेक्ट है तो ये फिजिकली तरीके से कभी भी सत्य नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ओके बेटा, अब ये तो रहा एक सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लेके सॉल्व कराया। एक एग्जांपल और भी हम लेते हैं, आप देखो जरा कि वो किस तरह से है, और आपका जो दिमाग है ना वो अच्छी तरीके से ओपन हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेके सिखाते हैं आपको, है ना। इसे इरेज कर दें, आपने नोट कर लिया? ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल हम आपको ये लेके बता रहे हैं बेटा कि जैसे कोई इक्वेशन मैंने लिखा, और इक्वेशन जरा वो चेक करो कि क्या वो डायमेंशनली तरीके से सही है। अगर डायमेंशनली तरीके से अगर वो सही है तो क्या फिजिकली तरीके से भी सही होगा? चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 चेक करो। डायमेंशन ये होगा इक्वेशन, सॉरी एग्जांपल नंबर 2। मैंने एक इक्वेशन लिया, समझो S इक्वल टू ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। क्या लिया मैंने? S इक्वल टू ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। बट एक चीज ध्यान देना, आपने अभी तक क्या पढ़ा था? वी नो दैट, आपने ये जानते, आपको अच्छी तरीके से ये बात पता है कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही होता है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होता है ना। बट मैंने क्या लिया है? माइनस में लिया हुआ है। माइनस में लेने के बाद भी हम ये चेक करेंगे क्या ये डायमेंशनली तरीके से सही है। अगर डायमेंशन के, अगर इसका RHS और LHS का डायमेंशन अगर सेम होगा, डायमेंशन अगर सेम होगा तब तो ये करेक्ट होगा, और डायमेंशन अगर सेम नहीं होगा तो ये इनकरेक्ट होगा, है कि नहीं। लेकिन अभी देखो क्या प्रूफ होके आता है ना। चलो जल्दी से इसे सॉल्व करके दिखाओ। तो हम लोग लिखते हैं LHS साइड का,
डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, यस क्या है, ये डिस्टेंस है ना, यस, तो यस अगर डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा। RHS का साइड निकालो, RHS का डायमेंशन क्या होगा, है ना, तो लिखो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ UT माइनस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, चेक करो इसे, आपको अच्छी तरीके से पता है U क्या है, ये U इनिशियल वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है तो LT इनवर्स होगा, तो ये हो जाएगा LT इनवर्स, और यहाँ पर T पहले से ये टाइम, तो इनटू टाइम हो जाएगा माइनस हाफ। आपने अच्छी तरीके कल ही बताया था कि सर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होता है, तो 1/2 क्या है, ये न्यूमेरिकल है, मैग्नीट्यूड है, इसका बोल सकते हैं AT स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1/2, तो इसका क्या होगा, ये डायमेंशन लेस होगा, 1/2 को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का क्या होता है डायमेंशन, LT माइनस 2, क्या होता है LT माइनस 2, और यहाँ पे T स्क्वायर है, तो T स्क्वायर की क्या हो जाएगा T⁻², यही हो जाएगा। चेक करो, देखो यहाँ पे T1 है ना, -1 + 1 ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा L माइनस, यहाँ पे क्या बचा L। तो देखो डायमेंशन को इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये डायमेंशन है, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डायमेंशन है बेटा, अगर इसका मैग्नीट्यूड होता तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अकॉर्डिंग टू द होमोजेनियस, और सॉरी अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी ने क्या बोला था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से समझिएगा, अगर मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कब, अगर उनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। देखो डायमेंशन तो सेम है ना, बट मैग्नीट्यूड क्या है इसका 1 करके है, तो हम लोग ये डायमेंशन को केवल हम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा ओनली L, क्या आ जाएगा L। तो इस तरीके से मैंने देखा कि L और L मतलब RHS और LHS दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि द डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, मतलब L इक्वल टू L। ये डायमेंशनली तरीके से तो ये करेक्ट है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, डायमेंशनली तरीके से अगर हम देखें तो ये करेक्ट है, बट रियल में आपने मोशन का इक्वेशन पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा कि ये इनकरेक्ट है, ये इक्वल टू UT + हाफ AT स्क्वायर होता ही नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान में रखो आप कि अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन है ना, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, अगर वो डायमेंशनली तरीके से करेक्ट आ रहा है तो वो करेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब कि आप एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते हो सर ये करेक्ट है, क्योंकि डायमेंशन क्या करता है, वो केवल ये चेक करके बताता है कि रिलेशन क्या है, वो करेक्ट है या नहीं है। डायमेंशनली तरीके से करेक्ट तो है, बट आप क्या आपको पता है अच्छे तरीके से यस इक्वल टू UT + हाफ AT स्क्वायर होता है या नहीं, यस इक्वल टू UT + हाफ AT स्क्वायर होता है ना, तो इस तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये इनकरेक्ट है। बात समझ में आ रही है, कुछ कंफ्यूजन हो है आपके दिमाग में, कोई कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में, है ना, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखो कि हम लोगों ने क्या किया, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन बेटा डायमेंशनली तरीके से इनकरेक्ट है, ध्यान से समझो मेरी बात, मैं बोलना क्या चाहता हूं, है ना, डायमेंशनली तरीके से अगर इनकरेक्ट है ना, तो वो कभी भी फिजिकली तरीके से करेक्ट नहीं होगा। अगर डायमेंशन मैंने चेक किया RHS और LHS अगर वो इक्वल नहीं है इक्वेशन का, तो वो फिजिकली तरीके से भी वो इनकरेक्ट होगा, वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर मैंने चेक किया कि अगर कोई भी फिजिकल डायमेंशनली तरीके से किसी भी इक्वेशन करेक्ट आ रहा है, तो जरूरी नहीं है वो कि फिजिकली तरीके से वो करेक्ट होगा, फिजिकली तरीके से करेक्ट नहीं होगा। जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये फिजिकली तरीके से करेक्ट नहीं है, बट डायमेंशनली तरीके से करेक्ट है ये, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। अगर यहाँ तक ये मैटर आपको समझ में आ गया, तो फिर हम आपको अब सिखाते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन।
एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, जल्दी से हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसे इरेज कर दें। अब अभी कोई कंफ्यूजन है? अगर हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ कि सर मुझे ये कंफ्यूजन है यहाँ पर, वो कंफ्यूजन आपका जरूर दूर करेंगे, है ना। चलो जल्दी से इरेज कर देते हैं ये, और फिर हम आपको सिखाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। बेटा जल्दी से नोट करिए इसे और हेडिंग लगा लो अब बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस का हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना। सुनो बात को ध्यान से, अगर आप हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा, किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं होगी, है ना। डायमेंशन का जो हम लोग यूज करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से करते हैं। पहला तो बेटा हम लोग ये करते हैं, फर्स्ट टाइम ध्यान से रखो अपने दिमाग में। पहला ये होता है बेटा, टू कन्वर्ट द फिजिकल quantities of one system of unit to another, मतलब कि डायमेंशन का पहला जो यूज है, जो एप्लीकेशन है, वो है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में लेके जाना, है ना। समझ, एक एग्जांपल लेके आपको समझा दे। ओके बेटा, ये पहला आप एप्लीकेशन लिख लो जल्दी से कि टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वन यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने का एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि फार्मूला आपको एक पता होना चाहिए। चलो फार्मूले के बारे में डिटेल्स करते हैं, फिर आपको एक एप्लीकेशन बताते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक है। चलो लिखो बेटा जल्दी से, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल quantity will be equal to numeric value n into unit u, है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, n into u, ठीक है। तो हमसे ये भी लिख सकते हैं n into u इसको कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, सीरीज करो यहाँ से। चलो यहाँ लिखो कि n into u will be equal to constant। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है ना, अगर ये लार्जर होगा तो यूनिट स्मॉलर होगा। यूनिट क्या होगा? स्मॉलर होगा। अगर यूनिट लार्जर होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू स्मॉलर होगा। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही ना, अभी समझाते हैं। ये बात ये है ना कि यूनिट का मतलब, जैसे देखो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये आपने पढ़ा होगा। तो मीटर जो है ये सेंटीमीटर से बड़ा होता है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। डेसीमीटर से भी बड़ा होता है, मिलीमीटर से भी बड़ा होता है। बात को ध्यान से समझो, है ना। जैसे मैंने देखो ये समझाना चाहते हैं कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू, मैंने कहा कि लार्जर न्यूमेरिक वैल्यू, मैंने ये बोला लार्जर न्यूमेरिक वैल्यू देन स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 मीटर, मैंने क्या लिखा है 1 मीटर। तो ये 1 क्या है? 1 है n का वैल्यू, n इक्वल टू 1 है, बट यूनिट क्या है? u इक्वल टू m है, मीटर, है या नहीं। मैंने यही इसी वैल्यू को मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, बट है तो 1 मीटर ही है। बट ये दूसरे सिस्टम में है, ये एमकेएस सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम में है या नहीं। बट ये किस में है? सेंटीमीटर में है। बट आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि सेंटीमीटर क्या होता है? मीटर से छोटा होता है ना। बट ये न्यूमेरिक वैल्यू 100 हो गया। अब देखो n की वैल्यू क्या आ गई? 100, तो u का वैल्यू क्या आ गया? सेंटीमीटर, है या नहीं। तो इस जगह पे जरा देखो कि ये अभी मैंने बोला ना कि लार्जर न्यूमेरिक वैल्यू, देखो लार्जर न्यूमेरिक वैल्यू
तो स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर में आ गया। बट यहाँ पर देखो कि अगर ये 1 है तो n का वैल्यू 1 है, तो बट ये अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू स्मॉलर है तो यूनिट क्या है, लार्जर है, यूनिट बड़ा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई बुराई वाली बात? ओके बेटा, अगर इसी को कंपैरिजन हम लोग किलोमीटर से करें, 1 किलोमीटर से लेके कर लेते हैं। जैसे 1 किमी मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, बट u का वैल्यू क्या है, किलोमीटर है, यूनिट किलोमीटर में है ना। बट अगर इसे मीटर में लिखना चाहे तो ये कैसे लिखेंगे, 1000 मीटर। ये n का वैल्यू क्या आ गया, 1000 आ गया, है ना, और u का वैल्यू क्या आ गया, मीटर आ गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट एक चीज ध्यान में रखना कि इसका जो प्रोडक्ट होगा n इंटू यू, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा। देखो ये मैंने इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि n इंटू यू विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ये इरेज कर देंगे मेथड। ओके, अब देखो एन यू है ना, अब इसी को हम ये लिख सकते हैं n1 u1 विल बी इक्वल टू n2 u2। कोई बुराई वाली बात? ओके बेटा, n1 क्या है, ये n1 न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और u1 क्या है, ये m1 l1 t1 है ना। u2 क्या है, ये चलो लिखते हैं पूरा अच्छी तरीके से लिखते हैं। n1 दिया रहेगा, n2 आपको फाइंड आउट करना होता है, तो n2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा n1 u1 बाई u2। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं n1 u1 बाई u2, ठीक है। या तो फिर हम इसे ये लिख सकते हैं n2 विल बी इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b, t1 बाई t2 पावर c। हम इसे ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों मैंने किया, क्योंकि ये जो u है ना, ये यूनिट है। अभी आपने लिखा था ना, u क्या है, ये यूनिट है, और यूनिट का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यूनिट का डायमेंशन देखो m1 l1 t1, तो यहाँ पे ये n1 क्या है, चलो यहाँ देखो वेयर n1 न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। पहला जो सिस्टम दिया रहेगा उसका ये न्यूमेरिक वैल्यू है n1, और m1 l1 और t1 ये सब क्या है, ये सब है यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। फिर ये होगा यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ, कोई दिक्कत, सॉरी यूनिट नहीं, ये डायमेंशन लिखो ना, डायमेंशन m1 क्या है, ये डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ टाइम। कोई बुराई वाली बात नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पे n2 क्या है, इसे इरेज कर देंगे, नोट कर लिए इसको आपने। ओके, अब n2 क्या है, n2 न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, m2 क्या है, डायमेंशन ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम, है ना। l2 क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम, t2 क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम इन सेकंड सिस्टम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से मैंने इसमें जो भी वैल्यू लिखा हुआ था ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। ए बी सी क्या है, ये पावर है, क्या है, ये पावर है। तो इसे इरेज करें। अब हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप ये फार्मूला बिल्कुल याद रखिए, है ना। इरेज कर दें ये सब कुछ। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, मैंने कहा कि 1 न्यूटन, ये न्यूटन क्या है, ये एसआई यूनिट है फोर्स का, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। 1 न्यूटन टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इन सीजीएस सिस्टम आर डाइन, किस में चेंज करो, डाइन में चेंज करके दिखाओ, इसे न्यूटन को डाइन में चेंज करके दिखाओ, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता होना चाहिए, फर्स्ट सिस्टम ये दिया हुआ है, सेकंड हमें इसमें लाना है, चेंज करके लाना है, डाइन में लाना है। डाइन क्या है, ये सीजीएस सिस्टम में
फोर्स का यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन, और एमकेएस सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, अब सुनो जरा, यहाँ पे N1 का वैल्यू क्या दिया है, 1। देखो ये 1 है या नहीं। अब न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मतलब फोर्स का ये यूनिट है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, mlt माइनस 2, यही होता है ना। देखो मास इंटू एक्सीलरेशन, mlt माइनस 2। एक चीज ध्यान में रखो आप, mlt माइनस 2 तो मैंने कर दिया है ना, बट एसआई यूनिट में न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, न्यूटन को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिखते हैं आप, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा देखो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला क्या होता है, N2 विल बी इक्वल टू N1 U1 बाई U2, यही होता है फार्मूला। अब जरा देखो N1 का वैल्यू क्या है, पहले ये फार्मूले में चेंज करके लिख लेते हैं, N1 है ना, U1 मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो M1 L1T यही है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे M1 बाई M2, पावर कितना है 1, देखो 1 है ना यहाँ पे, पावर 1 हो गया, L1 बाई L2 पावर कितना हो गया 1 है पावर इसका भी, और T1 बाई T2 पावर कितना हो गया -2। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है बेटा आपको, ओके। अब देखो M1 क्या है, ये मास है, मास को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी, मास को क्या लिखते हैं, केजी, क्योंकि ये सब फर्स्ट यूनिट का है ना, ये सब फर्स्ट यूनिट क्या है, न्यूटन का है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया N1। अच्छा चलो वैल्यू रख रहे हैं, तो आप N1 का वैल्यू रख दो, 1 है ना N1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1, M1 को मैंने क्या लिखा केजी। एक चीज ध्यान दो, ये M2 किसका है, डाइन का है, डाइन सीजीएस सिस्टम में। तो जरा एक चीज बताओ आप कि सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, तो केजी मैंने, और M2 को मैंने क्या लिख दिया ग्राम, पावर 1 कर दिया मैंने। L1 क्या है, L1 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे मीटर लिखा है ना। L2 को सीजीएस सिस्टम में क्या लिखते हैं, मास लेंथ को सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, पावर 1, और टाइम क्या है, देखो यहाँ पे सेकेंड है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया सेकेंड बाई सेकेंड, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में भी टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड ही होता है, पावर मैंने -2 कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब जरा देखो ये 1 तो हटा देंगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगी, इसका कोई बुराई वाली बात नहीं है बेटा। अब जरा देखो केजी को, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000, तो 1000 को 10⁻³ लिख दें, क्या चलेगा 10⁻³ ग्राम बाई ग्राम, ठीक है 10⁻³ ग्राम। अब जरा देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने क्या लिख दिया 10⁻² सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और ये सेकंड बाई सेकंड है तो 1 लिख देते हैं, चलेगा -2, है ना, कोई दिक्कत आपको, ओके बेटा। अब देखो ग्राम ग्राम से कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, सेकंड कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर -2, 1 का कोई भी पावर कर दो, जैसे ये माइनस कर दो प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 ही आएगा, है ना। तो ये 10⁻³ हो गया, तो क्या हम इसका सोल्यूशन इधर कर दें, यहाँ पे चलेगा, नहीं यहाँ पे कर देते हैं ना। देखो ये छोटा सा ब्रैकेट है, यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद देखो ये हो जाएगा बेटा N2 विल बी इक्वल टू 10⁻³ है ना, इंटू 10⁻², ठीक है, क्या हो गया 10⁻⁵, क्या डाइन, 10⁻⁵ डाइन हो गया। दैट मीन्स ये क्या हुआ 1 न्यूटन में हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। अच्छा ये आपको हमेशा याद भी रहना चाहिए, है ना, अक्सर इसका यूज होता है, 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन, कोई बुराई वाली बात, ओके बेटा। क्या ये समझ में आ गया आपको। इसी से रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स, कई सारे न्यूमेरिकल आपके बुकों में दिया हुआ है, आप वहाँ से सॉल्व करते रहिए, फिर हम आपके लिए प्रैक्टिस पेपर भी लेकर आएंगे, वो प्रैक्टिस पेपर हम आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल भी हम आपको देंगे,
कोई बात, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर? इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सिखाते हैं एप्लीकेशन सेकेंड कि डायमेंशन का सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इरेज कर दें ये सब कुछ, नोट कर लिया? ओके बेटा। अब देखो एप्लीकेशन डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी इक्वेशन का हम लोग करेक्टनेस फाइंड आउट करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल रिलेशन, है ना। टू चेक द, जल्दी से हेडिंग लगा लो, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, जल्दी से नोट कर लीजिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, है ना। करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। देखिए दूसरा यूज क्या है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन का कि कोई फिजिकल रिलेशन दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, हम लोग उसे चेक करके बताते हैं डायमेंशन के थ्रू कि वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर हाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों साइड का डायमेंशन अगर सेम आ रहा है तब तो वो सही है, नहीं तो क्या है वो गलत है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया, मैंने क्या इक्वेशन ले लिया, वो है बेटा t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब ये चेक करके बताओ क्या ये रिलेशन सही है बाय द यूज ऑफ डायमेंशन एप्लीकेशन, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन का यूज करिए और आप ये चेक करके बताओ क्या ये सही है। तो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सोल्यूशन करो इसका जल्दी से। हम लोग ये चेक करेंगे कि डायमेंशन ऑफ, ये टी क्या है, टी इज ए टाइम पीरियड, है ना, ये टाइम पीरियड है ना, जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड है ये टी। आपको तो ये इक्वेशन पता होगा ना, कहाँ का इक्वेशन है ना, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वही है ये बेटा, है ना। तो टी डायमेंशंस ऑफ टी, टाइम पीरियड लिख दे पूरा यहाँ पे, आपको याद रहेगा, है ना, टाइम पीरियड टी। तो अगर ये बेटा टाइम है तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, ये तो रहा एलएचएस साइड का, किसका रहा, एलएचएस साइड का। अब आप लिखिए आरएचएस साइड का डायमेंशन, है कि नहीं, डायमेंशन ऑफ आरएचएस साइड, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आपको अच्छी तरीके से पता है 2 पाई क्या है, ये अरिथमेटिक फंक्शन है ना। तो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू डायमेंशन लेस होता है, तो 2 पाई को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे ना 2 पाई डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशन किसका निकालेंगे, एल बाई जी का। एल क्या है, ये लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, है ना। और ये जी है, जी क्या है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, एल टी माइनस 2, यहाँ हो जाएगा एल टी माइनस 2, यही होगा। और टोटल की पावर क्या हो जाएगा 1/2, ये अंडर रूट की वैल्यू, है ना, अंडर रूट की वैल्यू 1/2। अब जरा देखो इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा L इंटू एल माइनस 1 टी पावर 2, है ना, छोटे में कर देते हैं इसको, और टोटल पावर 1/2। देखो ये पावर 1 है, ये 1 है, ये -1 है, तो L की पावर 0 हो गया, है ना। तो L 0 लिखेंगे या फिर L को हटा ही देंगे क्योंकि डायमेंशन है ये, तो ये हो गया T2 की पावर 1/2। इसको अंदर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा T2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, ये बेटा आ गया T। ठीक है, ये हुआ आरएचएस साइड का डायमेंशन। एलएचएस साइड का डायमेंशन देखो T है, आरएचएस साइड का भी T है,
तो यहाँ पे लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो ये इक्वेशन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। T इज इक्वल टू 2π√L/G। कोई बुराई वाली बात? ओके बेटा, इरेज कर दें ये सब कुछ, समझ में आया कि नहीं आया? ओके एक देखो बेटा फार्मूला ये भी होता है, हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, जल्दी से इसे इरेज करो तो फिर आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? आपसे सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे, है ना? एक होमवर्क लो जल्दी से, आप इसका सोल्यूशन मुझे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। एक स्टोक्स लॉ होता है, स्टोक्स लॉ 6, देखो स्टोक्स लॉ है बेटा F इक्वल टू 6π/v, 6π/v। तो 6π/v अगर ये है तो आप मुझे यहाँ से ये चेक करके बताओगे कि क्या ये करेक्ट है। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देंगे, और अगर नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ओके बेटा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अब तीसरा एप्लीकेशन देखो क्या होता है। तीसरा एप्लीकेशन क्या है? तीसरा एप्लीकेशन ये है बेटा कि कोई फिजिकल रिलेशन दिया रहेगा और कोई हमें फिजिकल रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, है ना? मुझे डिपेंडेंसी पता होगी और मुझे फिजिकल रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। डिपेंडेंसी दिया रहेगा, चलो जल्दी से लिख लो कि तीसरा एप्लीकेशन टू डिराइव द रिलेशनशिप between different physical quantity, है ना? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा? रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में मुझे रिलेशनशिप प्रोड्यूस करना होता है, रिलेशनशिप बनाना होता है, ठीक है? तो वो कैसे आएगा, ध्यान से समझो आप। तो इसमें मुझे क्या पता होना चाहिए, क्या गिवन होना चाहिए? गिवन ये होना चाहिए कि उससे रिलेटेड जो डिपेंडेंसी होगी, जैसे कि एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, उसे सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह से उसका रिलेशनशिप आएगा, ठीक है? जैसे अर्थ ऑफ रिवोल्यूशन, जैसे अर्थ का रिवोल्यूशन होता है उसका टाइम पीरियड T। एग्जांपल में समझो, जैसे कोई रिवोल्यूशन है टाइम पीरियड T, ये किस पर डिपेंड करता है? ये अर्थ के मास पर डिपेंड करता है, अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। उसके बाद रेडियस पर डिपेंड करता है, किस पर? रेडियस पर डिपेंड करता है, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट G पर डिपेंड करता है, ठीक है? ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो मुझे बताना है कि T और G M R के बीच में रिलेशन क्या क्या, मैंने क्या बोला? एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझो एग्जांपल, ठीक है? एग्जांपल लिख दें क्या इस पे? चलो एग्जांपल लिख देते हैं, ये इरेज कर दें, आपने नोट कर लिया? देखो, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये तीसरा एप्लीकेशन है ना? तीसरे एप्लीकेशन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जल्दी से उसका एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं और जल्दी से उसे रिलेशनशिप हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, है ना? चलो जल्दी से नोट करिए, और हम इसका रिलेशनशिप आपको लिख दे रहे हैं, है ना? ये है बेटा, जैसे एग्जांपल में थोड़ा बड़ा है कि द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल T of a satellite around the अर्थ। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड में क्या कर रहा है? रिवोल्यूशन कर रहा है। वो डिपेंड्स करता है किस पर? T, रिवोल्यूशन T वो किस पर डिपेंड्स करता है? डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
कैपिटल जी, है ना, द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट लिखो या सर्कुलर पाथ कैपिटल आर, है ना। तो आपसे बोला है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिटल टी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है और मुझे बताना है कि कैपिटल टी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, पहले एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। दे रहा है कि द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी सॉल्यूशन में लिखो, कैपिटल टी डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी पे डिपेंड्स करता है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग रेड पेन से देंगे, है ना। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जी, फिर किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ इस पर डिपेंड करता है, और उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट r पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कैपिटल जी इस पर डिपेंड कर रहा है। बट एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इसका कितना पावर है ये बात आपको नहीं पता है। ये कितने पावर में है, m का पावर क्या है, r का पावर क्या है, ये कुछ आपको नहीं पता है। कुछ पता है क्या? नहीं पता है। जी स्क्वायर है कि m स्क्वायर है या r क्यूब है, क्या है, कैसे है, आपको कुछ भी नहीं पता है ना। जब नहीं पता है तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल T इस पर डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको ये बोला हुआ है, देखो यहाँ पे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके आप T, G, M और R के बीच में रिलेशन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर रिलेशन निकालना है तो चलो हम लोग फाइंड आउट करके देख लेते हैं कहाँ से आएगा, है ना। तो चलो लिखो यहाँ पर द डायमेंशंस ऑफ T will be equal, है ना, to dimension of G power A, dimension of M power B, डायमेंशन ऑफ R पावर C। इन सभी का डायमेंशन लिख डालो यहाँ पर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? T क्या है, ये टाइम रिवोल्यूशन है, तो टाइम है तो इसका तो T ही होगा, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्या, डायमेंशनल फार्मूला लिखो यहाँ पर इसका MLT1, है कि नहीं, विल बी इक्वल। अब देखो ये कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल G का आपको पता है क्या होता है, कैपिटल G का क्या होगा, डायमेंशन नहीं पता है ना। चलो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करके देख लेते हैं क्या होता है, फाइंड आउट कर ले। चलो देखो F विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से कैपिटल G का फार्मूला निकालो, क्या होगा, F r स्क्वायर बाई m इंटू कैपिटल M। चलो देखो डायमेंशन ऑफ G निकालना है आपको, डायमेंशन G निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाएगा MLT-2 दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ओके। और उसके बाद r स्क्वायर का क्या होगा, L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ है, और ये मास का स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो इसको ऊपर लेके जाओ बेटा, ये हो जाएगा m पावर 1 तो है ही है, ये ऊपर जाएगा तो m पावर -2, और L देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये L क्यूब हो जाएगा T-2, तो ये हो जाएगा बेटा m-1 L क्यूब T-2। कोई बुराई वाली बात? तो ये है डायमेंशन ऑफ G, डायमेंशन ऑफ G। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m-1 L क्यूब T-2 पावर A, ठीक है। और ये तो मास पहले से ही था, तो मास का डायमेंशन m ही होता है, इसके पावर B। और ये r क्या है, रेडियस है, चेक करो यहाँ पर देखो, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ये लेंथ होता है, तो लेंथ का क्या होगा L, तो L की पावर C हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। थोड़ा इसे और सॉल्व कर लो,
देखो ये हो जाएगा बेटा m पावर माइनस ए, इसको अंदर लेके आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा l पावर 3a t पावर माइनस 2a, इसे सही से लिख दो 2a, और ये हो जाएगा m पावर b l पावर c। ठीक है, आप थोड़ा इसे और भी अच्छी तरीके से लिख लो, ढंग से लिखो इसको थोड़ा सा। ये देखो